1978 चाइना में करोड़ों लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। रूरल चाइना में पॉवर्टी रेट 97.5% था, यानी हर 100 में से 97 लोग गरीब थे। और चाइना के बॉर्डर के साथ मौजूद था पाकिस्तान, जो अपने कयाम के वक्त चाइना से बहुत आगे था। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर इंस्टीट्यूशंस और एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट। लेकिन 2026 आते ही तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी थी। चाइना तकरीबन 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाल चुका है, जो दुनिया की टोटल पॉवर्टी रिडक्शन का 75% है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी बहुत बड़ी वजह है चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट और परफेक्ट है जितना दिखाया जाता है, या सिर्फ एक कंट्रोल्ड मशीन है जो रिजल्ट्स दिखाती है लेकिन लोगों की आवाज दबाती है? आज हम इस वीडियो में चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को A to Z समझते हैं। कैसे वहां प्रेसिडेंट चुना जाता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है और बाकी मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये समझेंगे कि चाइना का ये सिस्टम पाकिस्तान से किस तरह डिफरेंट है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो कौन से फ्लॉज हैं जो पाकिस्तान को इतना पीछे लेकर के जा रहे हैं। हम मसाइल के साथ साथ इस वीडियो के एंड पर सोल्यूशंस की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान को किस तरह डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में बदला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें। चाइना में जो सिस्टम चल रहा है वो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी नहीं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका में है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जहां सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP हुकूमत करती है। CCP के इस वक्त तकरीबन 100.3 मिलियन मेंबर्स हैं, जो चाइना की टोटल पॉपुलेशन का 7% बनते हैं। हर मेंबर को पार्टी में शामिल होने से पहले एक लंबे वेटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना में प्रेसिडेंट का वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट का ऑफिस असल में लार्जली सेरेमोनियल है, मतलब लिमिटेड पावर्स रखता है। लेकिन 1993 में एक फैसला किया गया कि जो भी CCP के जनरल सेक्रेटरी होगा वही प्रेसिडेंट भी बनाया जाएगा, यानी असल पावर किसी के वोट से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर की पोजीशन से आती है। लेकिन ये प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी चुना कैसे जाता है? चाइना का लेजिस्लेचर नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC होता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कोई पार्लियामेंट होती है। इसी में कवानीन पास किए जाते हैं, इसी में बजट पास करवाए जाते हैं, यानी हर वो काम जो पार्लियामेंट में किया जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस में होते हैं। इसमें क्लोज टू 2878 मेंबर्स होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये NPC के 2878 मेंबर्स खुद अवाम से डायरेक्ट वोट लेकर नहीं आते। ये प्रोविंशियल लेवल की पीपल्स कांग्रेस से सिलेक्ट होकर आते हैं और उन प्रोविंशियल कांग्रेस को भी CCP ही कंट्रोल करती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर रॉय ट्रूक स्टेटमेंट देते हैं कि चाइना का इनडायरेक्ट इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि सबसे ऊपर की डेप्यूटीज को चाइनीज अवाम के सामने किसी तरह की इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी पड़े, क्योंकि जब NPC का सेशन होता है तो पहले से डिसाइडेड कैंडिडेट्स को फॉर्मली वोट करके प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि 2023 में जब शी जिनपिंग तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए तो उन्हें 2952 वोट्स में से 100% वोट मिले, यानी सब वोट्स उनके हक में थे। ये नंबर खुद बता देता है कि कोई जेन्युइन कम्पिटिटिव इलेक्शन नहीं बल्कि पहले से तयशुदा एक फॉर्मेलिटी है। ये फॉर्मूला सिर्फ प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के लिए नहीं यूज होता। चाइना में जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना होता है तब भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यूज किया जाता है। चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और NPC उसे अपॉइंट करती है। बाकी जितने भी वाइस प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसलर्स और मिनिस्टर हैं उनको PM खुद नॉमिनेट करता है और NPC उन्हें अपॉइंट करती है, यानी पूरी चेन एक ही जगह से कंट्रोल होती है। पार्टी डिसाइड करती है और NPC सिर्फ उसे रबर स्टैंप करती है। चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स ने रबर स्टैंप लेजिस्लेचर का नाम दे रखा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? जवाब सीधा सा है कि नहीं। चाइना में नेशनल लेवल पर कोई भी फ्रीली इलेक्टेड लीडर नहीं होता। पॉलिटिकल ऑपोजिशन को दबाया जाता है, इख्तलाफ तो अलाउ है ही नहीं और सिविल राइट्स लिमिटेड हैं। लेकिन यहाँ से शुरू होता है डिसिप्लिन का गेम। सिस्टम में इतनी सारी खामियां होने के बावजूद और ट्रांसपेरेंसी ना होने के बावजूद चाइना का सिस्टम एक चीज में कमाल का है और वो है एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूटी। जब CCP कोई डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में कोई पॉलिटिकल रुकावट नहीं आती। ना कोई ऑपोजिशन असेंबली फ्लोर पर शोर मचाती है, ना कोई बिल रोका जाता है, ना कोएलिशन पार्टनर डील तोड़ता है, ना किसी प्राइम मिनिस्टर को टर्म पूरी होने से पहले ही हुकूमत से निकाल दिया जाता है। चाइना इस सिस्टम के इसी डिसिप्लिन की वजह से बड़ी तेजी से तरक्की
करता जा रहा है। चले आइए ये भी समझते हैं कि इस सिस्टम ने चाइना को तरक्की कैसे दी। इस बात को रियल नंबर्स के साथ समझते हैं। 1978 में जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन की तो उस वक्त से लेकर के अब तक चाइना की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 9% सालाना रही है। नतीजा ये निकला कि चाइना ने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाल लिया, जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी और सबसे तेज पॉवर्टी रिडक्शन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे ग्रेटेस्ट एंटी पॉवर्टी अचीवमेंट इन हिस्ट्री कहा था। फरवरी 2021 में चाइना ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उसने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म कर दिया है और ये टारगेट यूएन के 2030 एजेंडा से पूरा 10 साल पहले अचीव कर लिया गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसकी वजह ये सेंट्रलाइज्ड टॉप टू डाउन डिसीजन मेकिंग है। जब कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या पॉलिसी डिसाइड हो जाती है तो पूरी स्टेट मशीनरी उसे एग्जीक्यूट करने में लग जाती है बिना किसी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के। प्रोविंशियल ऑफिशियल्स को टारगेट्स दिए जाते हैं और उन्हें वो टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, वरना उनका अपना करियर खत्म हो सकता है। यानी ये एक दो-धारी तलवार है जो सीधा भी चल सकती है और नुकसान भी दे सकती है। इस तरह से ये सिस्टम फास्ट रिजल्ट्स देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें पब्लिक की मर्जी, वोट और पब्लिक की तरफ से अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब चाइनीज सिस्टम की इस तस्वीर को पाकिस्तान के सामने रखकर कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान में टेक्निकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पब्लिक वोट देती है, नेशनल असेंबली बनती है और उसी में से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है। ये प्रोसेस कागज पर चाइना से काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी 5 साल की कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म कंप्लीट नहीं कर सका। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल प्रोसेस में दखल देना। पाकिस्तान अपनी आजादी के बाद से तकरीबन आधा वक्त डिक्टेटरशिप के अंडर गुजार चुका है और जिन अदवार में सिविलियन गवर्नमेंट्स रही भी हैं, वहां भी इस्टेब्लिशमेंट को फाइनल आर्बिटर ऑफ पावर माना जाता रहा है। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवाने में रोल प्ले किया था। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत डायनेस्टिक फैमिलीज के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भुट्टो जरदारी फैमिली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शरीफ फैमिली, ये दोनों फैमिलीज दहाइयों से सियासत को एक फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में 167 पॉलिटिकल पार्टीज ने 265 नेशनल असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन कोई भी पार्टी सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सकी। कोalition बनाने में हफ्तों लग गए और इस दौरान मुल्क पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में रहा। इसके साथ साथ जुडिशरी भी इस खेल से बच नहीं सकी। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर दी गई। तो यहाँ असल फर्क समझ आता है कि चाइना का सिस्टम अथॉरिटेरियन है, लेकिन उसका एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है। डिसीजन एक जगह से आता है और पूरी स्टेट उसे एग्जीक्यूट करती है बिना किसी रुकावट के। पाकिस्तान का सिस्टम कागज पर काफी डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग पावर्स हैं, यानी इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी। ये तीनों हमेशा एक दूसरे को चेक करने और कभी कभी एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश भी करते रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी नहीं पाती। चाइना का स्टाइल हम कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अवाम की फ्रीडम, वोट की पावर और सिविल राइट्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर सीख सकते हैं और वो है इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस। और पाकिस्तान को चाइना से सिर्फ यही एक चीज सीखने की जरूरत है, यानी इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। मतलब जो भी पॉलिसी बने उसे गवर्नमेंट तब्दील होने के बावजूद भी चलने देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर नई गवर्नमेंट के साथ पिछली पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाता है। और सेकंड चीज है सिविलियन सुपरमेसी को यकीनी बनाया जाए ताकि हर बार हुकूमत बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये तब्दीली कैसे आएगी? ये किसी एक लीडर से नहीं आएगी। ये तब आएगी जब आम लोग अपने वोट की कदर समझकर शख्सियत की जगह परफॉर्मेंस को वोट देना शुरू करेंगे और जब पाकिस्तान के इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहकर अपना अपना काम करने लगेंगे, तब जाकर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलना शुरू करेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में बताइए। और सबके लिए मेरा एक सवाल भी है, अगर आपको मौका मिले तो आप पाकिस्तान के सिस्टम में सबसे पहले कौन सी चीज तब्दील करना चाहेंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज।